नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धवली न्यूज। ब्रॉडकास्ट की आज दूसरी कड़ी में आज हमारा विषय होगा पूर्व सैनिकों की समस्याएं, उनका समाधान और कोटद्वार के विकास में पूर्व सैनिकों की अहम भूमिका। हम बात कर रहे हैं सूबेदार महेंद्र पाल सिंह रावत जी के। महेंद्र पाल सिंह रावत जी के जहन में कोटद्वार की विकास पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लेकर एक चिंतन है। पूर्व सैनिकों की समस्याएं हो या उनके समाधान हो, तहसील से लेकर कोर्ट तक वे हमेशा पूर्व सैनिकों के साथ खड़े रहते हैं। वर्तमान में महेंद्र पाल रावत जी पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। यह संगठन देश भर के 25 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिकों का संगठन है, जिसमें उपाध्यक्ष पद को सुशोभित है। अपने पॉडकास्ट की दूसरी कड़ी में बात करेंगे इसी विषय पर। रावत जी नमस्कार, आपका सिद्धवली न्यूज में स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे पूर्व सैनिकों की, और एक बड़ा तबका यहाँ पर कोटद्वार में पूर्व सैनिकों का रहता है, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। और आपका एक व्यक्तित्व है पूर्व सैनिकों के बीच में, आपका एक अच्छा वर्चस्व है, लोग आपको अच्छा मानते हैं। इसी बारे में आज हम पूर्व सैनिकों के उनकी समस्याओं के बारे में, कोटद्वार के विकास के बारे में इस तरह की हम बातचीत करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। रावत जी, जैसे कि आपने कहा कि आप सेना में सूबेदार पद पर रहे हैं, जैसे कि आप CDS जनरल बिपिन रावत के पर्सनल असिस्टेंट भी रहे हैं, बड़ा तजुर्बा है आपको आर्मी के क्षेत्र का। तो हम बात करेंगे, आप शुरुआत में आपका थोड़ा कैसे आप आर्मी में गए और क्या क्या रहा, लोग ये जानना चाहेंगे। धन्यवाद नरेश साहब। मैं दिल की गहराई से आज सिद्धवली न्यूज़ का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, और एक पूर्व सैनिक का जो मान आपके द्वारा दिया जा रहा है, वह मान मेरा नहीं है, वह मान कोटद्वार के समस्त पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और दिव्यांग पूर्व सैनिकों का है, जिनके माध्यम से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ और जिनकी शक्ति के द्वारा मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आज कोटद्वार का पूर्व सैनिक जिस कसमकस में था, उस कसमकस से आज बाहर निकलने के लिए एक प्रयासरत हैं हम। और इसी कड़ी में मैं आज पुनः आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। ये पूर्व सैनिकों का मान है जी, और वीर नारियों का मान है। धन्यवाद। आपने जब आर्मी में जाने की सोची होगी और कहाँ कहाँ एजुकेशन रही है आपकी, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं कोटद्वार में, और हर आदमी जानना चाहते हैं कि रावत जी का जीवन परिचय कैसे रहा, कहाँ पर कैसे आप आर्मी में भर्ती हुई, क्या कहाँ पर आपने पढ़ाई की, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। जी, मेरा जो गांव है बीरोंखाल है, और बीरोंखाल विकास खंड है, और उस विकास खंड के ग्राम दुगला मल्ला का मैं रहने वाला हूँ जी। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा उसी ग्राम सभा से हुई, बीरोंखाल में, प्राइमरी स्कूल बीरोंखाल जी। और मेरे पिताजी का नाम श्री मनवर सिंह गोरला रावत हैं, और मेरी माता का नाम शंकरी देवी था। और मैंने स्कूलिंग वहीं से प्रारंभ करते हुए, और 1983 में मैंने इंटरमीडिएट किया है बीरोंखाल से। और उसके बाद मैं भारतीय सेना में 1984 में भर्ती हुआ, और भर्ती में गढ़वाल राइफल में हुआ जी। जनरल ड्यूटी में मेरी अपनी तैनाती हुई जी। उसके बाद मैं 8 गढ़वाल में गया, जहाँ पर मैं जनरल ड्यूटी में मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस मैंने सैन्य सेवा के दौरान हासिल किया। और आज आप समझ सकते हैं कि उसके बाद मैंने 86 में मैंने क्लरिकल के लिए ट्राई की, और मैं भारतीय सेना में एक लिपिक पद से आज मैं एक सुधार क्लर्क के पद से रिटायर हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बड़ा एक कठिन समय था जिसको हमने भारतीय सेना के अंदर एक गुजारा है। पहले सेना में बहुत कठिन होता था, बहुत आसान हो गया सेना में। उस समय तनख्वाह या वेतन इतना नहीं था जी जी, जैसे कि आप अपने परिवार को भी चला सकें, लेकिन एक अनुशासित एक माहौल वहाँ पे मिलता है, उसे एक निखरने का एक मौका मिलता है। और 5 बार मैं भारतीय सेना के सिलेक्शन बोर्डों के अंदर, विभिन्न सिलेक्शन बोर्डों के अंदर गया हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने ACC से लेकर SCO कमीशन से लेकर SL कमीशन से लेकर
और CDS तक की मैंने परीक्षाएं पास की हैं। अच्छा। और 2010 में मैं भारतीय सेना 31 जुलाई 2010 में भारतीय सेना से मैं रिटायर हुआ हूँ। और मैं गर्व करता हूँ अपनी भारतीय सेना पे कि एक ऐसी अनोखी सेना, एक ऐसी शक्तिशाली सेना का मैं एक पार्ट रहा हूँ। उससे मुझे बड़ी खुशी की अनुभूति और आनंद महसूस होता है। जैसे कि आपने 8th गढ़वाल की बात की है, 8th गढ़वाल में काफ़ी वीर सैनिक रहे हैं और क्लरिकल जॉब तो वाकई में कठिन होता है। तो जो क्लरिकल जॉब होता है आर्मी का, जवान तो सभी जानते हैं, ड्यूटी करते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, लेकिन क्लर्क का काम क्या होता है? जो आर्मी में जो क्लर्क होते हैं, वो उनका बेसिक काम क्या होता है? देखिए, किसी भी कार्यालय का अगर उसका दस्तावेजीकरण अगर सही है तो उस सेना या उस कार्यालय या उस विभाग का मोरल काफ़ी हाई रहता है। तो भारतीय सेना में भी इसी प्रकार, भारतीय सेना में भी जैसे कार्य यहाँ के कार्यालय करते हैं, जैसे कि अनुशासन, जैसे कि अकाउंट्स या अन्य व्यवस्थाएं, जिनके माध्यम से उनके सैनिकों की पेंशन, उनके पे, उनका पार्ट ऑर्डर करना इत्यादि अनेक कार्य भारतीय सेना में भी किए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है तो उसका साइटेशन बनाना भी पूर्व उसके हेड क्लर्क की जवाबदारी होती है, क्लर्क की जवाबदारी होती है कि जब आप अकाउंट्स वहाँ कोई भी खर्चे होते हैं तो उसके जो माध्यम होता है वो भी क्लरिकल से होकर निकलता है। और उस कार्य को हमने बखूबी निभाया है। मैंने जो वर्तमान में हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य, वो 8 गढ़वाल से हैं। अच्छा। और मैं उनके साथ भी कार्य कर चुका हूँ। जी जी। और मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में मैं और दोनों आदमी ने हमने साथ अपने सेवाएं दी हैं। और उसी टाइम में जब हमारे बिपिन रावत साहब कर्नल हुआ करते थे, मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी या उसको PA भी कह सकते हैं रहा हूँ वहाँ पे। वो कर्नल थे MS ब्रांच में, हाँ जी जी। और उनका मैं PA रह चुका हूँ वहाँ पे। आज वो यहाँ पे नहीं है इस दुनिया में। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके दिए हुए मार्ग और मार्गदर्शन में मुझे एक रास्ता मिला है कि आप किसी भी प्रदेश में अगर रहते हैं, किसी भी समस्या में अगर आप रहते हैं, तो आप अगर अनुशासन में रहेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। और ये उनकी दी हुई सीख है। ये NS राजा साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं आर्मी हेडक्वार्टर, उनकी दी हुई सीख है। और अनेक ऐसे अधिकारियों के बीच में रहा हूँ जिनके द्वारा मुझे आज एक परिपूर्ण तो कोई नहीं होता, लेकिन परिपक्व जरूर बनाया उन्होंने मुझे। बहुत सुंदर। जैसे आपका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है, 25 साल आपने बताया, और आपने इतने सीनियर अधिकारियों के साथ आपने काम किया, बहुत नज़दीकी रहे उनके, तो कहीं ना कहीं इसमें उनका तो जज्बा आना ही था आपके अंदर में। अब आप रिटायर्ड कितने साल हो गए आपको रिटायर्ड आए हुए? अब लगा लीजिए 2010 से लगातार 2010 से 24 तक आप रिटायर्ड, लगा 14 साल से। 14 साल मेरी रिटायरमेंट लाइफ हो चुकी है। उसके बाद आपने कोटद्वार में कई सैनिकों को संगठित करने की बात की, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सैनिक संगठित नहीं हो पा रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम मैं 31 जुलाई 2010 में भारतीय सेना से रिटायर हुआ। और उसके बाद मैं भारतीय सेना के यहाँ पे कैंटीन है पूर्व सैनिकों के, वहाँ पे मैं प्रबंधक के का कार्य मैंने संभाला है जी। और 5 साल मैं प्रबंधक रहा हूँ यहाँ पे जी। अनेक समस्याओं को मैंने देखा, पूर्व सैनिकों की, वीर नारियों की, दिव्यांग पूर्व सैनिकों की। पहले से भी मैं काम करता था उनके लिए। जी जी। लेकिन 20 फरवरी 2024-23 के बाद जब वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के लिए एक आंदोलन पूरे भारत में पूर्व सैनिकों को, वीर नारियों का और दिव्यांग पूर्व सैनिकों का खड़ा हुआ, तो एक दिल में वेदना हुई कि एक पूर्व सैनिक का मान और सम्मान आज कहीं न कहीं उस कगार पे खड़ा है जहाँ पे उसको जो मिलना चाहिए था, मान और सम्मान, वो मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हमने और मेरे साथ 3-4 मित्रों के द्वारा एक मंत्रणा की गई कि हमें कोटद्वार के पूर्व सैनिकों को ही नहीं, अपितु पूरे भारत के पूर्व सैनिकों के लिए अपनी आवाज़ उठाने का काम करना है। और इस की परिणति ये रही कि 11 फरवरी 2023 में हमने एक छोटी सी एक मीटिंग निर्धारित की कैप्टन प्रमोद राव जी के घर पर।
और उसकी परिणति रही कि आज यह प्लेटफॉर्म और यह संगठन जिसका नाम पूर्व सैनिक संघर्ष समिति है, वो कोटद्वार के पूर्व सैनिकों के समग्र विकास और मान सम्मान के लिए आज लड़ाई लड़ रहा है। और मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष इस चैनल के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि यह पहला चैनल है जिसने बिना राग लपेट के यहाँ पे हमें बुलाया और हमें मान देने का एक काम किया, अपनी बातों को इस प्लेटफॉर्म पर रखने का काम किया। इसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा और कोटद्वार का पूर्व सैनिक और देश का पूर्व सैनिक आपका ऋणी रहेगा। दाऊद जी, ये तो हमारा कर्तव्य है। मेरे बड़े भाई साहब भी 8 गढ़वाल में थे और वो भी क्लर्क ही थे, आप जानते होंगे शायद, उसके हम बाद में बात करेंगे। अभी आपने बात की कि पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं, तो हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या समस्याएं पूर्व सैनिकों की यहाँ पर है जो पूरी नहीं हो पा रही, जिसके लिए आपने संघर्ष समिति बनानी पड़ी है आपको। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे प्रशासनिक समस्याएं हैं यहाँ पे जी, और कोटद्वार समस्याओं का गढ़ है। यह तो आप भी जानते होंगे और इससे आप भी सहमत होंगे, और मेरे जितने भी श्रोता हमें इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि कोटद्वार में अनेक समस्याएं हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों की समस्याएं, क्योंकि अब यह क्षेत्र जो है सैन्य बाहुल्य है। यहाँ के जो मेरे सर्वेक्षण के द्वारा 54% जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक और उनसे संबंधित परिवार है, जो कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों से रिलेट करते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्याएं आपकी तहसील से शुरू होती हैं, कोर्ट तक जाती हैं। अच्छा। और इन समस्याओं में उनकी जमीन का खुर्द-बुर्द होना, उनका थानों में जाना, आपसी रंजिश का होना, जो समाज का एक विकृत रूप हमारे सामने आता है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए भी हमने पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने एक बेड़ा उठाया। आपने जमीन की खुर्द-बुर्द की बात की, किस तरह की खुर्द-बुर्द हो रही है यहाँ पर तहसील में जमीन की? देखिए, जैसा है कि पूर्व सैनिक है, वह किसी बिचौले के माध्यम से अगर जमीन लेता है तो जमीन कुछ और दिखाई जाती है और जमीन कहीं और दी जाती है, जिसके माध्यम से कि उसकी गाड़ी कमाई पर डाका डालने का काम एक सुनियोजित तंत्र के द्वारा किया जाता है, जिससे कि बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे ही मेरे पास कम से कम 20 केसेस हैं जिनको हम विभिन्न स्तरों पे हम लड़ रहे हैं और कुछ में हमें सफलता भी मिली है। दूसरा, पहले पूर्व सैनिक इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ में डिफर है, उनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ में डिफर है। इन समस्याओं के लिए हमारे पास शासन प्रशासन स्तर पर कई कार्यालय हैं, लेकिन कोई कार्यालय आपका पौड़ी है, कोई कार्यालय आपका लैंसडाउन है, कोई आपका इलाहाबाद है, कोई आपका दिल्ली है, बैंक कहीं और है। तो इन छोटी छोटी जो मुद्दे हैं, उनके विषय हैं, पेंशन संबंधी विषय हो गया, उनके नौकरी संबंधी विषय हो गए, उनके बच्चों के पठन पाठन संबंधी स्कॉलरशिप के विषय हो गए, उनके पारिवारिक विवादों के विषय हो गए। इन विषयों को हम एक कड़ी के रूप में हम समायोजित करके उसको आगे लाकर उनका निराकरण करने का हम प्रयास करते हैं। इसके लिए एक चीज और बनाई गई है, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया है। तो ये विभाग क्या इसमें प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? देखिए, विभागों का काम आपसे छुपा नहीं है। मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि वो भी हमारे एक अंग है, लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए वो काम वर्तमान में नहीं हो पा रहा। उसके कई कारण हैं। उसे प्रशासनिक जो औहदेदार हैं उनकी जवाबदारी और कर्तव्य वो निर्वहन नहीं कर पा रहे। अच्छा। जहां पे जिसके कारण कि पूर्व सैनिक की समस्याओं या नागरिकों की समस्याओं और अधिकारियों के बीच में जो संवाद की कमी है, उससे समस्याएं सॉल्व नहीं होता, तब वो लोग हमारे पास आते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बचुली देवी जी हैं, कोड़ी ढांग, हमारे कोटद्वार की जी, सने क्षेत्र के जी जी। कारणवश उनके पुत्र ने उनकी डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1956 लिख दी दस्तावेज में जी। जब वो दस्तावेज वहां गया, उन्होंने वहां पे उसका पंजीकरण किया। अब उन्होंने जब पेंशन कागज लगाए तो वहां से जब वो आया, क्या वो कहते हैं कि पत्र हमारे पास प्राप्त हुआ, जी। उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1946 है। एक्चुअल जो ग्राउंड में डेट ऑफ बर्थ है 1946 थी, लेकिन लड़के ने वो गलती
कारण कहीं हो रहोगे। जाती, किसी मिस्टेक कारण हो जाती, भारतीय सेना की एक वो है कि आदमी पीटी परेड जाते समय घर की हो जाता समस्याओं है, से हो वो जाता है। मानसिक स्थिति उसकी। जी जी। अब उसको 2010 से हम कार्यालय में दौड़ते दौड़ते, कभी सैनिक कल्याण कार्यालय लैंसडाउन, कभी पौड़ी, कभी कहीं, आज उसका निराकरण, अब लगा लिया 2010 से आज 2024 में जाके उसका निराकरण हुआ। और हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ को सही कराने का एक प्रयास जो हमने अपने तहसील स्तर से, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसमें अपने एसडीएम सोहन सिंह सैनी साहब का। उन्होंने भी मेरी बातों पर संज्ञान लेते उस कार्य को आगे बढ़ाया और आज उनको उस काम को हुआ है। इसके लिए मैं शासन प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन अगर एक काश एक शहीद को अगर हम सही श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनके कामों में भी तीव्रता लानी होगी, उस शिथिलता को छोड़ना होगा, जिससे कि उनके बचुली मान और देवी सम्मान। शहीद की वीर नारी हैं। तो जैसे जैसे आर्मी गढ़वाल राइफल्स से प्रत्येक 6 महीने में, साल भर में एक यात्रा निकलती है, घर घर जाके लोगों के समस्याओं का निदान करते हैं। इतने सालों से क्या वो इस काम को नहीं कर पाए जो आपको करना पड़ा? कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भी आदमी आगे नहीं बोल पाता। दूसरा, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, पूर्व में कह चुका हूँ कि हमारे जो संवाद की जो एक दायरा है वो लिमिटेड है। अभी भी हम, हमारी वीर नारियां, जो हमारी माताएं बहनें, जो वीरांगना है, वो खुल के अपनी बातों को कि मुझे क्या पीड़ा है नहीं रख पा। अब जब हम उनके घर घर तक जाते हैं, वो हमसे किसी भी समाज में, किसी सेमिनार में, किसी भी छोटी बैठक में मिलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को हमारे पास अपने बच्चे के रूप में कहने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमसे बहुत सीनियर लोग थे, वो जूनियर भी रहे होंगे, लेकिन वो शहीद हैं और देश का मान और सम्मान उस शहीद ने अपने रक्त से सींचा है, सर्वोच्च निस्वार किया अपने देश के तो लिए। हमें कहीं ना कहीं उनके कामों को आगे बढ़ाना होगा। वो हमसे कहते हैं और हम उनके समस्याओं को निराकरण के लिए अपने लेटर पैड के माध्यम से, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के माध्यम से या जिला स्तर के माध्यम से हमको भेजने का प्रयास करते हैं। और आज सिद्धवली की इतनी बड़ी कृपा है, जो चैनल यहाँ पे है, कि आपके माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से आज जिस प्रकार का एक वातावरण यहाँ पे पैदा हुआ है कि पूर्व सैनिक जो अपने मान और सम्मान के लिए लड़ रहा था, जिद्दोजहद कर रहा था, कहीं ना कहीं उस आवाज को हमने आपने बचुली देवी जी का एक उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे वीर नारियां हैं जो अपनी बात खुल के नहीं कर, आपने कहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो गढ़वाल राइफल्स के और जो पूर्व सैनिक संगठनों के लोग हैं, इनसे वार्ता सही नहीं हो पा रही है और आपको वो अपना घर का आदमी समझकर आपको अपनी बातें खुल के बताते हैं। कहीं ना कहीं इसमें ये आप कहना चाह रहे हैं? ऐसा डेली कुछ ना कुछ पूर्व सैनिकों के लिए, उन वीरांगनाओं के लिए जिन्होंने देश के लिए अपने पति और अपने परिवार का और अपने अंगों को निछावर किया है, उनके लिए कुछ ना कुछ बातें लिखते रहते हैं। और जो भी शासन प्रशासन से जो भी व्यवस्थाएं बनती है, जो भी उनके रूलिंग आते हैं, जो भी पत्रावलियां आती हैं, उनका हम प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें एक ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमें इस ग्रुप से और इस संगठन से जुड़ना है। सभी संगठन अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं कोटद्वार में। मैं किसी के यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आ रखा हूँ, हम किसी की आलोचना करने के लिए हम बाध्य नहीं है और ना हमें करना चाहिए। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमको सबका एक संतुलित जो उसको तोलने का हमारा विषय है कि आप कौन अच्छा कर रहा है और कौन खराब है, वो आपको सोचना है, वो मेरा विषय नहीं है। कहीं ना अगर संगठन, पूर्व सैनिक जितने भी संगठन यहाँ पर हैं, अगर सैनिकों के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए अगर एक साथ आते तो क्या बुरा है इसमें? स्वागत है, सबका स्वागत है, सब एक साथ मिलकर काम करें, सब एक साथ है, विचारधारा सबकी एक है, मानसिकता है, किसी की मानसिकता को आप बदल नहीं सकते। आप, मैं कहता हूं, आप मतभेद कीजिए, मनभेद मत कीजिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि मनभेद के बाद आपके पास कोई तरीका नहीं कि आप वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर मतभेद तक है, स्वस्थ मतभेद होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ कीजिए। आप भी आगे आइए, आप भी काम के लिए आगे। आप 24 घंटे 24/7 आवर्स आप पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार में आज पूर्व सैनिकों के लिए 24 घंटे एक कॉल पे, आपके तहसील स्तर में, आपके थाना स्तर में, आपके मेडिकल स्तर में, कहाँ नहीं मिलेगा आपको। आप आज हमारे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के जो 21 मेरी कार्यकारिणी के जो सदस्य, जैसे मदन सिंह जी हैं, जैसे देवेंद्र रावत जी हैं, देवेंद्र बिष्ट जी हैं, अंशुल प्रसाद सेमवाल जी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ऐसी विभूति, सुभाष कुकरेती साहब हैं, सुरवीर खेतवाल जी हैं, जो विभिन्न विधाओं के ज्ञाता हैं। प्रमोद राव जी कहा मैंने, एक
प्रकाश रावत जी हैं। कोई लिखना जानता है तो कोई बोलना जानता है, कोई पढ़ना जानता है, कोई उस कार्य को आगे बढ़ाना जानता है। मतलब आपने जो संघर्ष समिति बनाई है उसमें आप सभी तरह के लोग, एक्सपर्ट लोगों को, पूर्व सैनिकों को अपने साथ संगठित किया है और उनके माध्यम से ये काम आगे बढ़ रहा है। पूर्व सैनिकों के लिए उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए आप काम कर रहे एक्सपर्टीज है उसमें। हैं। वेरी गुड। और दूसरा उनका डाउन टू अर्थ, जमीन की तरफ उनका झुकाव, ये बड़ी बात है। वो सबसे बड़ी बात है कि अहंकार नहीं है वहाँ। नहीं होना चाहिए। सही बात। मैंने कहा नहीं आपसे कि हमें मतभेद कर सकते हैं, मनभेद नहीं करना। उसी प्रकार संगठन में छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन संगठन की बातें अगर बाहर जाती हैं तो कहीं ना कहीं संगठन को कमजोर करने का काम करते हैं। और ये जब मैंने MBA किया था सैमोस इंस्टीट्यूट पुणे से, मैंने वहाँ पे सीखा था कि कस्टमर सेज नेवर रॉन्ग, क्योंकि जो कष्टों से मरता है वो कस्टमर कहलाता है। सही बात। तो इस चीज को हम आगे बढ़ाते हुए जब हम इसको ले जाते हैं, जब सोचते हैं इस बारे में ब्रॉड वे में, हम सोचते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, तो कुछ न कुछ हमें मिलता रहता है। और उस कुछ न कुछ मिलने की जो राह हमें मिलती है, हमें वो आगे बढ़ाने का, मेरी पूर्व सैनिक संघर्ष समिति को आगे बढ़ाने का काम करता है। रावत जी, अब संघर्ष समिति अच्छा काम कर रही है। आप कहीं ना कहीं, हम कोटद्वार में रह रहे हैं, कोटद्वार विधानसभा की विकास काम करेंगे बात। तो आपने इतने सालों से लगातार, आप भी पिछले 14 सालों से रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर रहे हैं। भीरोखाल ब्लॉक भी ज़्यादा दूर नहीं है कोटद्वार से। तो कोटद्वार के विकास की हम बात इसी कड़ी में लगातार जोड़ते जा रहे हैं। तो इतने सालों से आपने 14 सालों में कोटद्वार के विकास को कहाँ देखा है और क्या क्या होना चाहिए था? भविष्य में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्यों नहीं हो रहा है सब काम? ये इच्छा शक्ति, करने की क्षमता और नेतृत्व, ये तीन चीजें इसको आपस में जोड़ के देखिए तो कहीं ना कहीं कोटद्वार आज उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हो गए जी। अरे इस 24 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, ये विश्लेषण का विषय है। ये जनता को सोचने का विषय है कि हमने क्या पाया और क्या खोया। आज आप देखिए, जिस मांग को अगर कोटद्वार यहाँ पे जिला बनता और लगातार कभी रिबन कट रहे हैं, कभी उनकी मांगे आ रही हैं, कभी उसके प्रस्ताव बन रहे हैं। तीन मुख्यमंत्री ने घोषणाएं कर चुके हैं कोटद्वार जिले की जी, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। दुर्भाग्य है, बड़ा हास्यास्पद है। और मैं कल 11 अक्टूबर को हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे जी। मैं वहाँ पे जब मुख्यमंत्री की लिस्ट देख रहा था, बड़ा अफसोस हुआ मुझे वहाँ पे कोटद्वार का, जबकि कोटद्वार में बड़े विद्वान व्यक्ति, यहाँ से विद्वान लोगों ने यहाँ से इसकी यहाँ की जो राजनीतिक पैरवी की है, उनका कहीं पे उनकी फोटो या उनकी कोई चीज नहीं थी। बड़ा मुझे लगा कि कोटद्वार क्या विद्वानों से खाली एक स्थान मात्र है। तो आप देखिए कि जब जिला बनता तो पूरी प्रशासनिक इकाइयां यहाँ पे आती, बिल्कुल आपको काम करने के लिए सुविधाएं मिलती। आप जिले में पौड़ी न जाते हुए यहीं पे काम करते हैं। अगर 15 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में या 5 किलोमीटर में आपकी सुविधाएं यहाँ पे होंगे, आप ज्यादा लाभान्वित होंगे। इस बात को हमारा जो जनमानस भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलता जी तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हमारा ही ठीक होता। आज आपने एम्स खोले हुए हैं, वो ऋषिकेश है। लाभ कौन ले रहा है उसको मैं नहीं कहना चाहता। कौन तबका लाभ लेता है? जो भारतीय संविधान के अंदर निहित लोग हैं वही लेंगे, लेकिन प्रतिशत किनका है ये सोचना आपने है, ये सोचना जनता ने। सही बात। उसी प्रकार अगर लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग, जिसका हम प्रमुखता से, जिसका हमेशा हम बड़ा मुद्दा करते रहते हैं कि इसको बनना चाहिए, क्यों नहीं स्टेट हाईवे? ये राजनीतिक पिटारा है। अच्छा। जिसको तोड़ने का काम अगर अब वर्तमान में कोई कर सकता है वो पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कर रहा है। निरंतर हमारे प्रयास हो रहे हैं। 26 सितंबर को मुख्यमंत्री अपने जिला अधिकारी महोदय से मिलने हम पौड़ी गया, हमारा डेलीगेशन। बड़ी खुशी होती है जब हम उन्हीं मुद्दों को, जिन मुद्दों को राजनीतिक दलों के द्वारा करना चाहिए था, उठाना चाहिए था, सैनिक कर रहे हैं, उनको एक अनुशासित वर्ग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज, जो मैसेजिंग देने का काम है, उस मैसेजों को एक्सेप्ट करने का काम जनमानस को होना चाहिए। सही बात। और जनमानस अभी कोटद्वार का मैं इतना नहीं समझता कि वो थोड़ा सा अभी सो रखे हैं, उनको जगाने की आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विनम्र अपील अपने कोटद्वार के सम्रांत जनता से भी करना चाहता हूं कि हम उन्हीं मुद्दों को 2020 से लेकर या 2000 से लेकर 2024 तक उन्हीं मुद्दों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं उसके बाद पिटारे में बंद होके वो सांप और सपेरा वाली कहानी यहाँ पे परिणति हो रही है, जिसका बड़ा हमें दुख है।
मतलब राजनीतिक दल, आपने कहने का मतलब कि राजनीतिक दल इसमें कोई कोटद्वार के विकास में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ अपना 5 साल कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और बैठ जा रहे हैं। आपका नेतृत्व, आपका प्रबंधन, आपके काम करने की शैली, जनता से कितने मुखातिब होते हैं आप, जनता से कितने रिलेट करते हैं आप, ये वैल्यू करता है। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जब, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कही, आपका प्रवास का समय है, आप जवान हैं, अभी आप सैनिक पुत्र हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, मैंने कहा मैं सैल्यूट करता हूं जी। और मैंने एक सैनिक हूं, मैं और आप सैनिक पुत्र हैं। आप हमारी अपने पिताजी की पीड़ाओं को समझा होगा आपने। आपको हर हफ्ते 360 दिन 365 दिन आपको पूरा प्रदेश में घूमना चाहिए, मैंने कहा। और जनता दरबार देहरादून में न होते हुए शासन जनता के द्वारा अगर हो तो कहीं ना कहीं जनता के जो लंबित विषय हैं और समस्या हैं उनको समाधान करने का मौका मिलेगा। अगर आप बिरोखाल जाते हैं, बहुत इंटीरियर है, विकास दिख नहीं रहा है। चंपावत जाते हैं, विकास दिख नहीं रहा है। आप पिथौरागढ़ जाइए, आप चमोली जाइए, आप रुद्रप्रयाग जाइए, आप टिहरी जाइए, कहीं ना कहीं आपको जाना होगा और सोई हुई ब्यूरोक्रेसी को जगाना होगा। जब आप ब्यूरोक्रेसी को जगाने का काम करेंगे, उनको थोड़ा टाइट करने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसके सुखद परिणाम और जनता को आराम और जनता को ईज ऑफ बिजनेस मिलेगा। सही बात है। ये तो बात हुई लालठान चिल्लर खाल मोटर मार्ग की। निश्चित रूप से अगर ये स्टेट हाईवे हमारा बन जाता तो कोटद्वार कहीं ना कहीं विकास की परिधि में आता। ये तो बात सही कहा कि इच्छा शक्ति के कारण नहीं हो पा रहा है। इस तरह से बहुत सारे जो विकास के कार्यकर थे, जो कर्णाश्रम का विकास होना था, इसके अलावा जो मोटर नगर में जो आज देख रहे हैं कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ है, हमारे लिए श्राप बना हुआ है, ये सारे काम कहाँ कहाँ अटके हुए हैं। और आप पूर्व सैनिक क्या चाहते हैं, इसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए सर, हमने लगातार 20 फरवरी 2023 से लगातार समसामयिक विषयों पे, सामाजिक विषयों पे, कोटद्वार के विकास के विषयों पे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर, प्रधानमंत्री जी से लेकर और मुख्यमंत्री जी से लेकर, गृह सचिव से लेकर, आपके जो हमारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मैडम है, उन तक हमने अपने प्रस्ताव को भेजा है। हमारी 25 सूत्री मांगे हैं। हम चाहते हैं कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग या 1860 से लंबित पड़ी हुई कंडी रोड जी, जो कानूनी बेड़ियों में जकड़ी हुई है, वो कब जाके रिलीज होंगी, कब जाके फ्री होंगी। उसके लिए उसी प्रकार आपका मोटा नगर का बस अड्डा आर्बिट्रेशन में पड़ा हुआ है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? वार्ता। नेगोशिएशन टेबल पर कौन लाएगा? कोटद्वार का प्रशासन लाएगा, नगर निगम लाएगा, शहरी विकास सचिव लाएंगे, वहां पे कोई मंत्री या कोई राजनीतिक दल थोड़ी लाएंगे। लेकिन उनको टाइट करने का अगर काम अगर कोई कर सकता है तो वो पूर्व सैनिक संघर्ष समिति। और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी आपका लालढांग चिल्लरखाल मार्ग, आपका कंडी मार्ग, मोटर नगर, ये विषय अगर कानूनी बीड़ियों से इसको आजाद कराना है तो इसके लिए हमको एक बहुत बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। और जन आंदोलन के साथ साथ हम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप 3 सदस्यीय पूर्व ब्यूरोक्रेट्स की एक टीम बनाकर, एक 3 सदस्य गठित कर जी, और इन समस्याओं के जो मूल समस्या है इनकी, उन पर ईज देने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसके सुखद परिणाम मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको फिर दोहराना चाहता हूं कि ये ईज ऑफ बिजनेस और संवाद की कमी है। लेटर जा रहे हैं, लेकिन लेटर पे अल्टीमेटली काम किसने करना है? वो ब्यूरोक्रेट ने करना है। और ब्यूरोक्रेट इस काम को करने में, और दूसरा इसमें जो थोड़ा सा मैं समझ पाया कि बाह्य लोगों का, कि इस रोड के बनने से उनके हितों को कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है, तो वो नहीं चाहते। उन लोगों को दूर करने का अगर प्रयास हम करें तो मैं समझता हूं कि 6 महीने में इससे ज़्यादा इसको लगना नहीं चाहिए कि हमारी दोनों रोडें, अल्टीमेटली वन विभाग भी हमारा है, हम भी नागरिक हैं, हम क्यों नहीं एलिवेटेड रोड बना देते उधर के लिए? राइट। जब आप हरिद्वार से लेकर देहरादून तक एलिवेटेड मार्ग, एलिफेंट पास के लिए, जानवरों के पासेज के लिए आप जगह बना देते हो, तो ये तो आप ही का है ना। हम भी आपके हैं, हम नहीं चाहते कि जानवरों को मारे हम,
हम नहीं चाहते कि जानवर को विस्थापित करें। हमने पहले ही जानवर हमने विस्थापित किए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका संरक्षण और संवर्धन के बाद अगर हमारा भी अगर अपना अस्तित्व रहे, हमें अगर अपना स्टेट हाईवे मिल जाए, अगर देहरादून से आपके रामनगर तक, नैनीताल तक, हरिद्वार तक, तो हमारा समय भी बचेगा और प्रदेश की आर्थिकी भी बढ़ेगी। राव जी, आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी के समय में ये 10 किलोमीटर लालढांग जो जंगल का एरिया है, इसमें एलिवेटेड रूट की बात हुई थी। तब शायद प्रदेश सरकार के पास इतना बजट था नहीं, इसका बजट बहुत बड़ा बजट था, इस कारण से नहीं बन पाया था। तो कहीं ना कहीं इस बात को दोबारा, जो पूर्व सैनिक इस बात को दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है उसमें, वो रखा होगा वहाँ पर, उसको निकालने की ज़रूरत है। और ये अगर हो जाए तो वाकई में आपने अच्छी बात की। अगर जो दिक्कतें मेन है कि हाथी आवागमन नहीं हो पाएगा, और ऊपर से हम रोड बनाए तो दिक्कत कहाँ आएगी, उसके बाद हमारा स्टेट हाईवे बन सकता है। साथ ही कोटद्वार के विकास के लिए अब बात करते हैं। पूर्व सैनिकों का यहाँ पर अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका अच्छा एक संघर्ष समिति काम कर रही है, आप प्रदेश उत्तराखंड या प्रदेश या देश के लेवल पर भी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो अब पूर्व सैनिकों का क्या है, इस स्टैंड क्या है? आने वाले समय में पूर्व सैनिक क्या अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे, उसको विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे? अपेक्षाएं सब करते हैं और बनने का सबको अधिकार भी है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम उस विषय को एक संगठित रूप में, कोटद्वार का पूर्व सैनिक अगर चाहता है कोटद्वार का विकास, तो उन्हें संगठित होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आर्थिक रूप से आप सक्षम हैं। अगर समाज के कामों में आप आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं आप उस मनोवृत्ति से नहीं आएंगे जिस मनोवृत्ति से वर्तमान में, तो समझ गए होंगे आप क्या कहना चाहता हूं। तो उस मनोवृत्ति को हम तोड़ने का काम करेंगे और मैं आपके माध्यम से पूरे कोटद्वार के नहीं, पूरे प्रदेश के पूर्व सैनिकों से आह्वान करना चाहता हूं कि समय आ चुका है, आपको कुछ ना कुछ निर्णय लेने होंगे और कुछ कठोर निर्णय लेके आपको पूर्व सैनिकों के मान सम्मान और जनमानस के हितों को आगे बढ़ाते हुए उस पर सेतु का काम अगर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग सर्व संपन्न हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए किसी से, आप देने का काम करेंगे, लेने का काम नहीं करेंगे। मैं इनडायरेक्टली इस बात को कहना चाहता हूं। प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आने वाले वर्षों में। आने वाले चुनाव, अब कोटद्वार की विधानसभा को लगभग 3 से 4 साल होने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ काम नहीं हो पाई और क्या होना चाहिए था? क्या हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष या स्थानीय विधायक रितु खंडूरी मैम है, क्या कितना अच्छा काम कर रही हैं और क्या उनको करना चाहिए? कुछ उनको अपना चैनल के माध्यम से जनता को आप बताना चाहेंगे, क्या हो सकता है अच्छा भी? उनको सुझाव कुछ देना चाहेंगे आप? मैं सुझाव देने वाला कौन होता हूँ, लेकिन फिर भी वो हमारी बहन भी हैं और बहुत लिखी और विद्वान एक महिला भी हैं, और नवरात्रे अभी गए हैं जी। माता के 9 रूपों में महिला का भी एक रूप है। विश्वास हमें बहुत था और है, और इसी विश्वास पे यह संसार टिका हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि उस मैनिफेस्टो को थोड़ा सा देख लें, और जितना भी समय बचा है एक एक मैनिफेस्टो से एक बिंदु को अगर उसमें से कर देते हैं तो हमको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में एक भी बिंदु अभी तक कामयाब नहीं हो पाया कोटद्वार में, ये कहना चाहते हैं। वो उनको सोचना हो, मैं नहीं कह सकता इस बात को, उनको देखना होगा, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ उन बिंदुओं को। वो मेरी बहन भी है, सैनिक पुत्री भी है, और कहीं ना कहीं सैनिक का परिवार या सैनिक का जो सदस्य होगा, पुत्र होगा, वो झूठ बोलने का प्रयास नहीं करेगा। मैं इसी उसमें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो कहूंगा आपके साथ सत्य कहूंगा, सत्य से अलग कुछ नहीं कहूंगा। और मैं चाहता था कि काश वो देखते, तो बहन तो मेरी है ही, उनके घर का मैंने एक बार मैं उनके घर में खाना भी खा चुका हूँ, ना वो इसका कह सकते कि नमक भी मैंने खाया हुआ है, और सैनिक जब नमक खाता तो गलत बात होगा, करेगा। हाँ, बस सैनिकों के साथ सबसे बड़ी बात है कि बहुत ईमानदार होते हैं। आज इसी बात के लिए सैनिकों को सम्मान किया जाता है, ईमानदार से जो भी काम करते हैं ईमानदार से और कर्तव्य के साथ काम करते हैं। यही भारतीय सेना की सबसे बड़ी जीत है। तो जैसे कि आपने कहा कि पूर्व सैनिक अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, और आने वाले समय में पूर्व सैनिक कोटद्वार की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, आपका कहना है। अंत में जाते जाते
अब अगले विधानसभा चुनाव में क्या कोई पूर्व सैनिक कैंडिडेट होगा? सम्मानों पे संसार टिका हुआ है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो समाज आपको आगे बढ़ाएगा, आप गलत काम करेंगे तो आप उसका परिणति दूसरी होती है। आप सकारात्मक रहिए और एक मुखर सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के नाते हम अपना कार्य करते रहेंगे। मार्क्स जितने भी देने हैं वो जनता ने देने हैं, पूर्व सैनिकों ने देने हैं, मेरे वीर बहनों ने देने हैं, मेरे दिव्यांग पूर्व सैनिकों ने, मेरे बालक जो यहाँ के। हमने यही बातें परसों 11 अक्टूबर को मैंने मुख्यमंत्री जी के पास रखा है कि निकाय चुनाव में पूर्व सैनिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उनको यह भी कह के आया कि इसके लिए मैं प्रयास करते रहेंगे। हमारी पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोडदार आपको देना होगा। बड़े हंसे हो, कहने का आप तात्पर्य समझ सकते हैं कि मतलब अगर इस बार जो है निकाय चुनाव में, नगर निगम चुनाव में पूर्व सैनिक का मेयर बनने की पूरी संभावना है। आप लोग जो लगाएंगे पूर्व सैनिक हमारा बने, कोई किसी भी राजनीतिक दल से हो, लेकिन पूर्व सैनिक होना चाहिए जो सैनिकों की समस्याओं को समाधान कर पाए, यही कहना है आपका? ये उनका है जी, ये विषय उनका है। उनको सोचना है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम एकजुट हो सकते हैं, क्या हमारे पास ऐसा मटेरियल है, ऐसा हमारे पास जनप्रतिनिधि बन सकता हमारा। ये उनको सोचना है कि इसको हम किस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन और उस संगठित शक्ति की ज्वाला को हम नगर निकाय चुनाव में या विधानसभा चुनाव में या और भी आगे के चुनाव में हम ले जा सकते हैं। ये उनको सोचना है और उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान का जो एक समय जो चल रहा है, यादव कहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, फलाना कह रहा है हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो क्यों नहीं पूर्व सैनिक अपना प्रतिनिधित्व करे। हम तो यहाँ पर पूर्व सैनिक जात पात की बात ही नहीं कर रहा है, पूर्व सैनिक तो पूर्व सैनिक की बात कर रहा है। करेंगे हम तो हम जो हमारी मेन मूलभूत समस्या है उनका समाधान हो जाए, जो नहीं हो पा रहा है। पूर्व सैनिक आज तहसील से लेकर, आपने कहा तहसील से लेकर और कोर्ट तक के चक्कर लगा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं। कोई जो जिम्मेदार संगठन इसके लिए बनाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने ढीली लापरवाही पूर्व कार्यप्रणाली को परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक इसमें व्यतीत तो है ही है। तो आने वाले समय में आप कोटद्वार के विकास, कोटद्वार विधानसभा के विकास और विकास की कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक इसमें धुरी बनेगा, ये आपका कहना है। अंत में आप हमारे दर्शकों को पूर्व सैनिक रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से कोटद्वार के युवाओं को मैं के लिए आह्वान करना चाहता हूं कि वो नशा से दूर रहें, क्योंकि यह एक ऐसा दंश है जो समाज को कहीं ना कहीं निचोड़ता जा रहा है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन का जितना कम इस्तेमाल करें, अपने पठन पाठन के सारे गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दें, तो हमारा समाज एक विकसित समाज होगा। जब हमारा युवा एक बलिष्ठ, स्वस्थ और मनचित वाला होगा तो एक समृद्ध राष्ट्र की परिक्रमा करेगा। और मैं आपके माध्यम से अपने पूर्व सैनिक भाइयों से, वीर नारियों से, दिव्यांग पूर्व सैनिकों से विनम्र अपील और आह्वान करना चाहता हूं कि आप संगठन की परिभाषा को समझिए, संगठन की शक्ति को जानिए और आओ, पुनः कहूँगा, आओ और कोटद्वार के विकास के लिए अपनी पैरवी करो। यह संगठन आपका है और आपके माध्यम से इस संगठन का जो भी कार्य किए जाएंगे, आपकी एक भाषा, आपके प्रस्ताव के माध्यम से हम कोटद्वार को एक नए कोटद्वार में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो आपको संगठित होना होगा और हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा। ठीक है रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सदैव जाने के लिए। तो ये थे कोटद्वार के जाने माने चेहरे महेंद्र पाल सिंह रावत जी। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास सही लग रहा हो तो कृपया इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही एक बार ज़रूर कहूँगा, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि हम और बेहतर करने का प्रयास कर सकें। अगले सप्ताह एक नए विषय और नए व्यक्तित्व के साथ मिलते हैं, नए पॉडकास्ट के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।